नमस्कार, डीडी न्यूज पर आप दो टूक देख रहे हैं। मैं हूं अशोक श्रीवास्तव। हाल ही में देश में जो चुनाव संपन्न हुए, उन चुनावों में कई लोगों की आशंका है कि इन चुनावों में दरअसल ऐसे लोगों ने भी वोट किया जो भारत के नागरिक नहीं थे। यानी आशंका यह है कि बांग्लादेश से आए कई घुसपैठियों ने भी भारत के चुनाव में वोटिंग की है। भारत के लिए बड़ा खतरनाक संकेत है आने वाले दिनों के लिए। और यह बात मैं हवा में नहीं कह रहा हूं। महाराष्ट्र में, मुंबई में ऐसे 4 बांग्लादेशी गिरफ्तार हुए जिनके पास आई कार्ड था, जिनके पास वोटर आईडी कार्ड था, जिनके पास आधार कार्ड था और जिन्होंने भारत के चुनावों में वोट डाला था। एक रिपोर्ट आई थी, एक मीडिया रिपोर्ट के अनुसार त्रिपुरा में ऐसा बताया जा रहा है करीब 2500 जो घुसपैठिए थे उन्होंने भी किसी तरह से वोट बना लिए। पश्चिम बंगाल में तो इनकी तादाद हजारों में बताई जाती है कि ऐसे हजारों लोग थे बंगाल में जो घुसपैठिए थे, जिन्होंने अपने आधार कार्ड बनवा लिए, जिन्होंने अपने वोटर आई कार्ड बनवा लिए और इस तरह से उन्होंने भारत के चुनाव में वोटिंग करी। तो धर्मांतर, तो ये जो घुसपैठिए हैं, ये भारत के लिए एक बड़ा खतरा बन गए हैं। ये अब तक सिर्फ चर्चा होती थी, बहस होती थी, लेकिन ये जो खतरा है, ये कितना बड़ा खतरा है इस बात से समझिए कि इस बात को लेकर अब झारखंड में रांची जो हाईकोर्ट है, रांची हाईकोर्ट ने ऑन रिकॉर्ड इस बात पर चिंता जताई है कि जो घुसपैठी आ रहे हैं, जो बस रहे हैं, वो एक बड़ा खतरा बन सकते हैं। बाकायदा हाईकोर्ट ने इस मामले का संज्ञान भी लिया, इस पर चिंता भी जताई। और खास करके मामला इसलिए बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि संथाल परगना जैसे इलाकों में यह आशंका है, यह कहा जा रहा है कि संथाल परगना जैसे इलाकों में बड़ी तादाद में घुसपैठी आते हैं और स्थानीय जो आदिवासी परिवार हैं वहां पर उन बच्चियों से, लड़कियों से शादी करते हैं, उनको लालच देकर और उनका धर्म जो है बदलवा देते हैं। पूरा का पूरा जो है, एक कह सकते हैं गैलरी जो है, एक ऐसा कॉरिडोर बन गया वहां पर जो धर्मांतरण के काम में लगे हुए जो कुछ ऐसे माफियाओं का है। अगर हाईकोर्ट इस पर चिंता जता रहा है तो फिर अपने आप में एक गंभीर सवाल है। लेकिन बात सिर्फ धर्मांतरण की नहीं है। आपको एक चीज और बताऊं, बात सिर्फ घुसपैठ की नहीं, क्योंकि इंपॉर्टेंट बात यह भी है कि घुसपैठ को लेकर के और घुसपैठियों को चिन्हित करने को लेकर के जब भी केंद्र सरकार ने कोई कदम उठाने की कोशिश की तो उसका किस तरह से विरोध हुआ, यह आपने सीए एनआरसी के मामलों में देखा। जब सरकार सीए लाई थी तभी जो है इस बात की चर्चा चली थी कि सरकार का अगला कदम शायद घुसपैठियों को चिन्हित करने को लेकर होगा, लेकिन उसका जोरदार विरोध हुआ, देश में दंगे हुए, राजनीतिक पार्टियां इस पूरे विवाद में कूद पड़ी। तो यह घुसपैठ जो है भारत के लिए खतरा बनता जा रहा है। यह हाईकोर्ट ने जो कहा उससे साफ है। लेकिन खतरा सिर्फ घुसपैठ का नहीं है, खतरा धर्मांतरण का भी है। तो 2 खतरे भविष्य में भारत के सामने दिखते हैं। एक, जैसा मैंने कहा, घुसपैठ का, और दूसरा धर्मांतरण का। और फिर से मैं कह रहा हूं, ये धर्मांतरण को लेकर मैं जिस खतरे की बात कर रहा हूं वो अशोक श्रीवास्तव या किसी पॉलिटिकल पार्टी ने नहीं कहा। ये सीधे सीधे तौर पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इस पर चिंता जताई है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने पिछले दिनों एक मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि अगर इसी तरह से धर्मांतरण चलता रहा तो फिर भारत में हिंदू अल्पसंख्यक हो जाएंगे। सोच रहे हैं, कल्पना कर रहे हैं आप, हाई कोर्ट किस तरफ इशारा कर रहा है। और खुदा ना खास्ता अगर भारत को यह दिन देखना पड़ा तो भारत के लिए वो दिन कैसा होगा जब भारत में हिंदू अल्पसंख्यक होंगे। लेकिन अगर घुसपैठ बढ़ती रही और साथ साथ धर्मांतरण चलता रहा तो शायद वो दिन ज्यादा दूर नहीं है। इसीलिए आज इन 2 खतरों पर चर्चा करनी बहुत जरूरी है। 2 टूक में आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। और मैं फिर कह रहा हूं, यह सवाल इसलिए सामने आया है क्योंकि यह हाईकोर्ट की तरफ से देश की 2 उच्च न्यायालय, उन्होंने इस खतरे की तरफ देश का ध्यान आकर्षित किया है। और जब हाई कोर्ट की तरफ से इस बात पर चिंता जताई जा रही है तो मुझे लगता है कि इस पर वक्त आ गया है कि भारत में 2 टूक चर्चा हो। तो आज 2 टूक में इन दोनों विषयों को उठाएंगे हम,
जनसंख्या बदलाव भारत की आत्मा पर क्या एक नया घाव, इसी पर चर्चा करेंगे। इससे पहले कि आगे बढ़ें, इस पूरे मसले को लेकर जो धर्मगुरु और जो बाकी लोग जो बयानबाजी कर रहे हैं, जो कुछ कहा सुना जा रहा है, जरा वो सुन लीजिए। उसके बाद आज इस मसले पर अपनी डिबेट को शुरू करेंगे। यह धर्मांतरण का जो व्यवस्था है, इसको कड़ी से कड़ी इसके निगरानी करके और इसको किया जाए कि इसको रोक किया जाए, कड़े से कड़े दंड दिया जाए जो ऐसी हरकतें करते हैं। जब लोग बोलते बहुत हैं, कहते ही हैं कि हाँ कि हम अल्पसंख्यक धर्मांतरण को रोकेंगे, और इस धर्मांतरण को जो नहीं रोका गया तो जैसा जज साहब ने कहा है कि अल्पसंख्यक जो हैं बहुसंख्यक हो जाएंगे और बहुसंख्यक जो हैं अल्पसंख्यक बन जाएंगे, जिसने बहुत बड़ा विस्फोटक होगा और हमारे देश के लिए जो घातक होगा। ये एकमात्र हिंदू राष्ट्र के रूप में भारत ही है, और इसमें यदि ऐसी स्थिति आई तो यह भी अल्पसंख्यक के दृष्टि से यह भी उन लोग का प्रयास है, और हमारे बहुत कुछ हिंदू का प्रयास है जिनको सत्ता नहीं मिली है, वो सत्ता प्राप्त करने के लिए ऐसा भी प्रयास करते हैं, वो भी उन्हीं के साथ में है अल्पसंख्यकों को। तो यह बहुत ही गंभीर बात है और सोचने वाली बात है, जो हमारे सत्ता पक्ष के लोग और सभी हिंदू लोग इस पर विचार करें, सोचें। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जो चिंता जताई है कि कहीं धर्मांतरण की वजह से बहुसंख्यक अल्पसंख्यक न हो जाएं, तो ये चिंता हाई कोर्ट की वजह है और ठीक है। उस पर ध्यान देना चाहिए कि कौन संस्थाएं हैं या कौन हैं ऐसे लोग जो धर्मांतरण लालच की बुनियाद पर, डर या खौफ दिखाकर या नौकरी के लालच में धर्मांतरण का काम करा रहे हैं, और ऐसे लोगों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कानूनी चाराजोई होना चाहिए। मगर जहां तक मेरी जानकारी है, ना कोई ऐसी मुस्लिम संस्था है और ना ही कोई ऐसी ईसाई संस्था है जो धर्मांतरण का काम करा रही हो। पूरे हिंदुस्तान में इस तरह की घटनाएं यक्का दुक्का होती रहती हैं, और ये आज की बात नहीं है, बल्कि बरसों पुराना ये इस तरह घटना होती रही है और होती रहेगी। इसको कोई नहीं रोक सकता, मगर ज़बरदस्ती या लालच दिला करके मज़हब तब्दील कराना दुरुस्त नहीं है और ये गैर कानूनी है। हमारा संविधान यह छूट देता है, यह स्वतंत्रता देता है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और धर्म के प्रचार प्रसार की स्वतंत्रता, लेकिन धर्म परिवर्तन दबाव में, प्रलोभन में या किसी अन्य वजह से वह प्रतिबंधित है, वह मान्य नहीं है, और यह किसी भी देश में नहीं है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा है कि धर्मांतरण को नहीं रोका गया तो आने वाले टाइम में भारत में जो बहुसंख्यक हैं अर्थात हिंदू, ये अल्पसंख्यक हो जाएंगे। मैं इलाहाबाद हाई कोर्ट को धन्यवाद देता हूं, उनका आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने कड़वी सच्चाई को कहा है। मैंने धर्मांतरण खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल फाइल किया है, और पीआईएल फाइल करके मैंने यही कहा है कि धर्मांतरण राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा है, धर्मांतरण देश की एकता अखंडता के लिए खतरा है, धर्मांतरण एक ऑर्गेनाइज क्राइम है, धर्मांतरण एक वेजिंग वॉर है, धर्मांतरण के लिए विदेशों से फंडिंग हो रही है। इसके बावजूद धर्मांतरण के खिलाफ हमारे पास केंद्रीय स्तर पर कोई कानून नहीं है। इसलिए जब तक कानून नहीं बन जाता तब तक सुप्रीम कोर्ट धर्मांतरण रोकने के लिए गाइडलाइन बनाए। मैं पहले भी कई बार कह चुका हूं, भारत के 9 राज्यों की डेमोग्राफी बदल चुकी है, 800 जिलों में से 200 जिलों की डेमोग्राफी बदल चुकी है, 6000 तहसीलों में से 1500 तहसीलों की डेमोग्राफी बदल चुकी है, और इसका मूल कारण है धर्मांतरण, घुसपैठ और जनसंख्या विस्फोट। इसलिए धर्मांतरण, घुसपैठ, जनसंख्या विस्फोट तीनों को रोकने के लिए कठोर कानून बनाना जरूरी है। तो एडवोकेट जो अश्विनी उपाध्याय हैं, उनका कहना है धर्मांतरण, घुसपैठ और जनसंख्या विस्फोट, ये तीनों जो हैं भारत की सुरक्षा के लिए खतरा है। मैं जनसंख्या विस्फोट की तो आज बात नहीं करूंगा, लेकिन जो 2 मुद्दे उन्होंने उठाए इसके अलावा, जिसको लेकर उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन भी फाइल कर रखी है,
वो सवाल घुसपैठ का है और वो सवाल धर्मांतरण का है। और ये मुद्दे इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो गए, जैसा मैंने पहले भी कहा, कि इसको और कोई नहीं बल्कि 2 हाईकोर्ट ने इस पर चिंता जताई है। और भारत में हिंदू अल्पसंख्यक हो जाएगा अगर धर्मांतरण चलता रहा और घुसपैठ ऐसे ही आती रही झारखंड जैसे राज्यों में, तो फिर आप समझिए आदिवासी खत्म हो जाएंगे। ये बड़ी चिंता का विषय और इसी पर डिबेट करेंगे। आज मेरे साथ फिलहाल 4 मेहमान जुड़े हैं, बहुत जल्द मेरे साथ 5वें मेहमान भी जुड़ेंगे। मेरे साथ आज जो 4 मेहमान जुड़े हैं इस डिबेट पर चर्चा करने के लिए, आइए चारों का परिचय करवा देता हूं। मेरे साथ स्टूडियो में एडवोकेट शशांक शेखर झा जुड़े हैं। अच्छा, माफ़ कीजिएगा, मेरे साथ 5वें मेहमान जुड़ चुके हैं। मेरे साथ स्टूडियो में एडवोकेट शशांक शेखर झा जुड़े हैं, वरिष्ठ अधिवक्ता हैं और सुप्रीम कोर्ट के। मेरे साथ स्टूडियो में संजीव कौशिक जुड़े हैं। संजीव कौशिक जो है वो राजनीतिक विश्लेषक हैं, आम आदमी पार्टी के समर्थक हैं। और आज वो इसलिए है क्योंकि पंजाब में भी एक बड़ा खतरा धर्मांतरण को लेकर है। वहाँ पर बाकायदा एसजीपीसी ने भी 2 साल पहले इस पर चिंता जताई थी कि जिस तरह से हिंदुओं और सिखों का वहाँ धर्मांतरण पंजाब में हो रहा है, उसको लेकर एसजीपीसी ने भी चिंता जताई थी। वहाँ पर किस तरह से ईसाई मछलियाँ वहाँ पर सिखों को, हिंदुओं को सीधा सीधा ईसाई बना रही हैं, उसको लेकर इस पर हम चर्चा करेंगे। मेरे साथ इसके अलावा जो हैं प्रेम शुक्ला जी हैं, बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं प्रेम शुक्ला जी। मेरे साथ जो है राहुल सिंह काजला हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, कांग्रेस के नेता हैं, कांग्रेस समर्थक, कांग्रेस के नेता हैं मेरे साथ। और मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार हैं, रांची से जुड़ रहे हैं, विनय कुमार जी। और क्योंकि ये हाईकोर्ट का जो फैसला इंपॉर्टेंट है इसलिए उस पर बात करने के लिए आप 5 मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, स्वागत। प्रेम शुक्ला जी, आपसे इस डिबेट की शुरुआत करता हूँ क्योंकि केंद्र में सरकार आपकी है। 2 चीज़ों पर सीधा सीधा 2 अलग अलग हाईकोर्ट ने बीते 1 हफ्ते में 2 बड़े खतरों की तरफ ध्यान खींचा है। और इन 2 खतरों को अगर नज़रअंदाज किया गया तो जिसकी लगातार बात हो रही है, हाईकोर्ट कह रहा है, इलाहाबाद हाईकोर्ट कह रहा है कि हिंदू अल्पसंख्यक हो जाएंगे। क्या इसको लेकर आपकी पार्टी चिंतित है? क्या सरकार ने इस चिंता को समझा है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी हमेशा से इस देश में जिस तरह की अवैध धर्मांतरण की गतिविधियों को विविध सरकारों ने संरक्षण दे रखा था, उसकी मुखालफत की है, हमेशा विरोध किया है। और आपको ध्यान होगा कई प्रदेशों में जब हमने धर्मांतरण विरोधी कानून की बात की तो एक पार्टी जो है जो धर्मांतरण का हमेशा संरक्षण देने का काम करती रही है, उसकी सर्वोच्च नेत्री ने इस पर विरोध भी किया है। सनद रहे कि जो इस बार जो है इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जिस मामले पर टिप्पणी की है, उस मामले में साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि हमीरपुर से एक व्यक्ति बसों में भरकर दिल्ली में धर्मांतरण की सभा कराने के लिए लोगों को ले आता है। और दिल्ली में धर्मांतरण की सभा कराने के लिए ले आने के बाद उसमें से जिसका एक मनोरोगी व्यक्ति है वो गायब हो जाता है। और उसके संदर्भ में एक पिटिशन, एक कंप्लेंट होती है, डिस्ट्रिक्ट जज का उस पर ऑर्डर आता है जिसकी अपील हाईकोर्ट में हो रही है। और हाईकोर्ट में भी पाया जाता है कि धर्मांतरण बड़े पैमाने पे किया जा रहा है। धर्मांतरण हो कहाँ रहा है? अब जगह देखिए, दिल्ली है। दिल्ली क्यों है? क्योंकि दिल्ली की जो सरकार है, दिल्ली में बैठी सरकार धर्मांतरण विरोधी शक्तियों के विरुद्ध बात करती है और धर्मांतरण करने वाली शक्तियों का समर्थन करती है। पंजाब में धर्मांतरण बड़े पैमाने पे क्यों प्रारंभ है? क्योंकि वहां कांग्रेस की सरकार, इसके पहले स्वयं जो वहां के जो मुख्यमंत्री बनाए गए थे आखिरी दिनों में, वो और अब के जो मुख्यमंत्री हैं वो लगातार धर्मांतरण करने वाली शक्तियों को संरक्षण प्रदान करते हैं। झारखंड में भी आप देखिए कि किस तरह से हेमंत सोरेन की सरकार लगातार धर्मांतरण करने वाली शक्तियों को, यहां तक कि धर्मांतरण के लिए समर्थन देने वाले नक्सलवादियों के भी समर्थन में खड़े हो जाते हैं। आपको याद होगा छत्तीसगढ़ में धर्मांतरित व्यक्ति को ही आदिवासी करार देकर मुख्यमंत्री बना दिया गया था। ये कांग्रेस की सरकार थी। अजीत जोगी जो है वो धर्मांतरित जनजातीय समाज के व्यक्ति थे और उनको जो है जनजातीय समाज के मुखौटे के तरफ पेश करके छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण की गतिविधियों को संरक्षित किया गया। ओडिशा में जब तक कांग्रेस की सरकार रही, क्या क्या नहीं किया गया। नागालैंड में यह स्थिति थी कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने नागालैंड में हिंदू संतों के प्रवेश को प्रतिबंधित करने का कानून तक बना दिया। कारण क्या था कि वहां पर पूरा नॉर्थ ईस्ट जो है उसको जो है धर्मांतरण करने वाली शक्तियों के जाल में डाला गया।
तो भारतीय जनता पार्टी, अशोक जी, अकेली पार्टी है जो ऐसे धर्मांतरण के विरोध में मुखरता से काम करती है, क्योंकि असंवैधानिक गतिविधियां है। संविधान का अनुच्छेद 25 किसी को भी अपने धर्म के पालन का, और अगर कोई अपने विवेक से अगर किसी भी धर्म को अपनाता है तो उसका विरोध नहीं करता, लेकिन किसी को लोभ देकर, किसी को जो है दबाव बनाकर, किसी को भय दिखाकर अगर धर्मांतरण किया जाता है तो संविधान विरोधी है। और महात्मा गांधी स्वयं ईसाई मिशनरियों को लेकर इस तरह की बात करते थे कि ईसाइयत में जितना ही सेवा का संकल्प उसका जितना सराहनीय है, उतना ही धर्मांतरण के लिए उनका लोगों को प्रेरित करना उतना ही निंदनीय है। ये महात्मा गांधी ने अपने हरिजन के एक्ट में बाकायदा लिखा है, यंग इंडिया में बाकायदा इसका जिक्र है। तो महात्मा गांधी की नीतियां सोनिया गांधी के कार्यकाल में परिवर्तित हो जाती हैं, क्योंकि धर्मांतरण करने वाली तमाम शक्तियों की संरक्षिका जो है वो सरकार के सूत्र पकड़ लेती है। और आज भी भाई तमिलनाडु में धर्मांतरण करने वाली शक्तियों को समर्थन देने के चक्कर में ही तो आप जो है सनातन धर्म को एड्स करार देते हैं ना। कौन एड्स करार दे रहा है? कौन सनातन को समाप्त करना चाहता है? वो किस धर्म में लोगों को ले जाना चाहते हैं? ये क्या किसी से छिपा हुआ है? और ऐसे लोगों को के साथ कौन बैठा हुआ है? पूरी तरह से जो है केरल में भाई जो लोग जो हैं इस्लाम के खिलाफ, उसकी कुरीतियों के खिलाफ बात करते हैं तो उनके जो है वो हाथ काट दिए जाते हैं। और अभी पिछले ही सप्ताह उसी तरह से पीएफआई ने एक और प्रोफेसर को धमकी दी, तुम्हारे हाथ काट देंगे। लेकिन ऐसे लोगों को संरक्षण कौन देता है? वहां की वामपंथी सरकार, वहां की कांग्रेस की सरकार। यानी आप कह रहे हैं तो वहां पर भी बड़े पैमाने पर, तो ये देखिए बहुत सारी जगहों पर, बहुत सारे राज्यों में अशोक की, जब कांग्रेस और उसके बगल बच्चा दल जब धर्मांतरण करने वाली मिशनरियों को, धर्मांतरण करने वाली शक्तियों को खुला संरक्षण देंगे तो क्या परिणाम होगा? ओके, यानी आप कह रहे हैं कि बीजेपी अकेली ऐसी पार्टी है जो धर्मांतरण को लेकर के, धर्मांतरण ऐसी चीज़ों का विरोध करती है, बाकी तमाम पार्टियों के ट्रैक रिकॉर्ड पर आप सवाल उठा रहे हैं। वैसे मुझे नहीं मालूम, मैं थोड़ा सा अपडेट नहीं हूं, लेकिन अगर यहाँ पर मेरे मेहमानों में से कोई अगर मुझे अपडेट कर देगा तो मुझे ये भी याद है कि कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार आने के साथ कर्नाटक में कांग्रेस ने कहा था कि वो जबरन धर्मांतरण का जो कानून है उसको वो हटा देगी। मुझे नहीं मालूम कि वो हटाया कि नहीं हटाया, लेकिन ये कानून जो है बीजेपी की वहाँ सरकार थी तब बनाया गया था, लेकिन कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार आने पर यह कहा गया कि इस कानून को ख़त्म कर देंगे। इसी तरह से गोकशी के कानून को भी लेकर कहा गया था। बहरहाल राहुल सिंह काजला, इसमें तो कोई दो राय नहीं कि अभी तक ठीक है बीजेपी और कांग्रेस या बीजेपी और बाकी पार्टियों को लेकर के जो है इस पर तनातनी चलती थी, आरोप प्रत्यारोप चलते थे, ये पॉलिटिकल इशू समझ में आता था कि चलो पॉलिटिकल इशू है। लेकिन मुझे लगता है अब राजनीति से बात आगे निकल गई है। अगर इलाहाबाद हाईकोर्ट इतनी बड़ी चेतावनी दे रहा है तो मुझे लगता है सब पॉलिटिकल पार्टियों को सोचना चाहिए। हाईकोर्ट कह रहा है कि अगर नहीं रोका गया धर्मांतरण को तो हिंदू इस देश में अल्पसंख्यक हो जाएंगे। अशोक जी, वास्तव में राजनीति से बढ़कर ये मसला बन चुका है। मैं आपकी बात से, राहुल जी की आवाज साउंड बढ़ाइए जरा। हाँ अशोक जी, आप सुन पा रहे हैं? जी जी, बोलिए बोलिए। हाँ अशोक जी, मैं आपकी बात से पूरी तरीके से सहमत हूँ। वास्तव में ये मुद्दा अब राजनीति से बढ़कर के एक राष्ट्रीय सुरक्षा का, एक आंतरिक सुरक्षा का मुद्दा बन चुका है। पर मुझे वास्तव में विस्मय होता है जो बात भाजपा के प्रवक्ता ने यहाँ कही। हाईकोर्ट किसी स्टेट के मुद्दे में, किसी राज्य के मुद्दे में तब आकर के बोलता है जब स्टेट की गवर्नमेंट फेल हो चुकी होती है उस इशू को रिजॉल्व करने में। एक व्यक्ति एक बस भर के दिल्ली लोगों को ले जाता है, दिल्ली का बॉर्डर एंटर करता है। हमारी इंटेलिजेंस क्या कर रही थी, उत्तर प्रदेश की पुलिस क्या कर रही थी? जब इलाहाबाद हाईकोर्ट ये कहती है कि इस प्रकार के जो बड़े बड़े आयोजन होते हैं जहाँ मास लेवल के ऊपर लोगों का कन्वर्जन होता है, धर्मांतरण होता है, तो मतलब इससे पहले भी ऐसे आयोजन हो चुके हैं। उस समय उत्तर प्रदेश की पुलिस और उत्तर प्रदेश की सरकार क्या कर रही थी? भाजपा के प्रवक्ता ने ये तो जिम्मेदारी डाल दी कि पंजाब में इस प्रकार के कन्वर्जन पिछली सरकार, कांग्रेस की सरकार कर रही थी। जब कैप्टन अमरिंदर 4.5 साल मुख्यमंत्री थे और इस प्रकार के कन्वर्जन हो रहे थे, इतने बुरे व्यक्ति वो आपको लगते हैं, तो उन्हें क्यों भारतीय जनता पार्टी आपने ज्वाइन कराई? 8 राज्यों में आज एंटी कन्वर्जन लॉज हैं, उसमें झारखंड भी सम्मिलित है, उसमें हिमाचल प्रदेश भी सम्मिलित है, उसमें गुजरात भी सम्मिलित है। पर फिर क्यों ऐसा होता है कि जब
केरला में कन्वर्जन होता है तो 45% जो लोग कन्वर्जन की एप्लीकेशन देते हैं वो हिंदू होते हैं, पर जब गुजरात में कन्वर्जन की एप्लीकेशन दी जाती है तो 95% लोग जो कन्वर्जन की एप्लीकेशन देते हैं वो हिंदू होते हैं। वहां की स्टेट गवर्नमेंट क्या कर रही है, भारतीय जनता पार्टी उन राज्यों में क्या कर रही है? जब ये नेशनल लेवल पे रूल बनाने की बात करते हैं तो पहले जो स्टेट गवर्नमेंट्स में जहां ये बुरे तरीके से विफल हो रहे हैं लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए, देश की आंतरिक सुरक्षा को बचाने के लिए, देश को बचाने के लिए, तो फिर ये नेशनल लेवल पे क्या कर लेंगे? जब आप ही ने अशोक जी कहा कि कुछ बांग्लादेशी लोग आकर के हमारे देश के चुनाव में वोट दे करके चले गए, इससे बड़ा और विषय क्या हो सकता है कि दूसरे देश का व्यक्ति आकर के यहाँ हमारे देश में सरकार बनाने में हिस्सा ले लेता है? उस समय देश की इंटेलिजेंस, चुनाव आयोग, जो लोग इलेक्शन कार्ड बनाने के लिए, वोटर कार्ड बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, आधार कार्ड बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, वहां की लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन चेक करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। मुंबई का आपने उदाहरण दिया, महाराष्ट्र की शिंदे सरकार क्या कर रही है? वहां पे जो शिवसेना की सरकार है भाजपा के साथ संगठन में, वो क्या कर रही है वहां पर? ये सभी, इन सभी सवालों का जवाब भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को और इनके जो राष्ट्रीय स्तर के नेताओं को देना चाहिए। राहुल जी, ये सवाल मैं उनसे जरूर पूछता हूं, लेकिन आपने जब तमाम चीजें तमाम राज्य सरकारों का गिना रहे थे तो आप भूल गए कि झारखंड में आपकी सरकार है। बाकी तो चीजें ठीक है, आपने जो कहा उस पर रिस्पॉन्ड करेंगे, लेकिन झारखंड में आपकी सरकार है। वहां की हाईकोर्ट ने जो बात टिप्पणी की है वो झारखंड को लेकर करी है, और झारखंड में साफ तौर पर कहा कि वहां घुसपैठ हो रही है, और वहां ऐसी घुसपैठ हो रही है कि वहां आदिवासियों को, जिनकी चिंता आपके नेता बड़े बड़े दावे करते हैं जिनकी चिंता करने के, उन आदिवासी बच्चियों को जबरन उनकी निकाह करवाया जा रहा है, उनका धर्म बदला जा रहा है, और उसके बाद पूरी की पूरी बेल्ट में बता रहे हैं कि वहां पर पूरी की पूरी बेल्ट जो है आदिवासियों की बेल्ट, उसको कन्वर्ट करके मुस्लिम बनाया जा रहा है। तो झारखंड की चिंता आप करेंगे कि उसकी चिंता भी मैं बीजेपी वालों से नहीं? वो चिंता अशोक जी, झारखंड की चिंता बिल्कुल हम ही करेंगे और आपको भी करनी चाहिए, क्यों ना करें? आप भी भारत मैं तो कर रहा हूं सर, मैं तो इसीलिए सवाल उठा रहा हूं, मैं तो इसीलिए आज इसीलिए शो को ऑर्गेनाइज कर रहा हूं, क्योंकि मुझे लगता है अगर इस सवाल पर हमने अभी चिंता नहीं किया तो बहुत देर जाएगी। अशोक जी, मैं आपके सवाल का जवाब दूं। वहां की जो हाई कोर्ट है, झारखंड की हाई कोर्ट ने ये तो घुसपैठिया अगर कहा है तो घुसपैठिया आसाम के या मणिपुर के या सिक्किम के या हिमाचल के या गुजरात के सिटीजन्स को तो कहा नहीं होगा, वहां के नागरिकों को तो कहा नहीं होगा। जो दूसरे देश थे, चाहे वो बांग्लादेश हो, चाहे म्यांमार हो, चाहे बर्मा हो, श्रीलंका हो, पाकिस्तान हो, कहीं से भी अगर लोग आकर के झारखंड में और धर्मांतरण कर रहे हैं तो ये जिम्मेदारी किसकी है? ये झारखंड की सरकार की है या केंद्र की सरकार की है? ये लोग कहां से? ठीक है राहुल काजला, ठीक है, ये जिम्मेदारी भी बीजेपी की है, वो सीमा से नहीं रोक पाई। चलो मैं ये भी पूछता हूं सवाल अभी उनसे, लेकिन मैं आपसे पूछता हूं, आपकी सरकार ने झारखंड में अब तक कितने धर्मांतरण करने वाले लोगों को, ऐसे कितने माफियाओं को, कितने धर्मांतरण करने वाले लोगों को गिरफ्तार किया? मुझे उसका आंकड़ा दे दीजिए। झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार झारखंड में जो इस समय शासन कर रही है, उन्होंने लॉ एंड ऑर्डर के जो भी मैटर बनते होंगे उसके ऊपर सर, जो भी मैटर नहीं, बड़ा स्पेसिफिक मैं पूछ रहा हूं, धर्मांतरण करने वाले कितने केस पकड़े, कितने आदिवासियों को अगर वहां धर्मांतरित किया जा रहा है तो कितने केस पकड़े? ये तो आप बता देंगे कि ये भी प्रेम जी से पूछ लूं? नहीं अशोक श्रीवास्तव जी, एनसीआरबी का डेटा मुझे क्षमा करें, मुझे मुझे याद नहीं सर, एनसीआरबी का डेटा नहीं होगा ये। मैं आपको सिर्फ मैं आपसे बिल्कुल डेटा नहीं पूछ रहा, आप मुझे बताइए कि सरकार ने कोई ऐसा अभियान चलाया, क्योंकि अभी विनय कुमार जी बैठे हैं, मैं उनसे पूछ लूंगा, अभी दूध का बिल्कुल अशोक श्रीवास्तव जी, बिल्कुल अशोक श्रीवास्तव जी, अगर एक मिनट राहुल जी, एक मिनट, मैं सिर्फ ये पूछ रहा हूं, मैं अभी विनय जी के पास जाऊंगा, वो भी आपकी राज्य सरकार का पूरा कच्चा चिट्ठा रख देंगे, लेकिन मैं आपसे इससे पहले आपको मौका देना चाहता हूं कि क्या आपके संज्ञान में है कि झारखंड की सरकार ने, अगर हाईकोर्ट ऐसा कह रहा है, तो झारखंड की सरकार ने कोई भी कदम या कोई भी चिंता की हो कि हम आदिवासियों को इस तरह से कन्वर्ट नहीं होने देंगे? आपकी सरकार ने कोई चिंता की हो तो आप बताइए, बाकी मैं आंकड़ा ले लूंगा विनय जी से। अशोक जी, अगर देश में किन्हीं 8 राज्यों में एंटी कन्वर्जन लॉज हैं, 29 में से 8 राज्यों में है, तो सर कानून को चाटोगे, अगर कानून लागू ही नहीं करेगी सरकारें तो कानून किताबों में बनवा के क्या करोगे आप? मैंने आपसे कानून नहीं पूछा सर, एक मिनट राहुल काजला जी, मैंने, आप देखिए अब डिबेट को इधर उधर, आपने जितने सवाल उठाए वो सब प्रेम जी से मैं पूछूंगा, लेकिन अब बहस को इधर उधर मत ले जाइए। मुझे सीधा सा बताइए, आपके संज्ञान में कोई है? अगर नहीं है तो बता दीजिए कि मेरे संज्ञान में कुछ नहीं है, झारखंड सरकार ने कुछ नहीं किया, आप बता दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आपने अशोक जी मुझसे एक बहुत सीधा सवाल पूछा कि झारखंड की सरकार ने इस तरफ क्या कदम उठाया है, क्या फैसला लिया है जो एंटी कन्वर्जन जो एक्टिविटीज हैं उसकी तरफ हो। एक लॉ बना दिया पूरा। अरे सर, लॉ आज का नहीं बना हुआ, ये किस गलत फहमी में आप, ये लॉ आपने नहीं बनाया वहां पे, इस गलत फहमी में मत रहिए।
वो लॉ को लागू कर दीजिए, वही बड़ी बात है। लॉ आपने नहीं बनाया झारखंड में, नहीं, वो लॉ बनाया था बीजेपी की सरकार ने। अब सुनिए, अब ये भी आप बीजेपी के सवाल, बीजेपी सारी गलतियां बीजेपी की हैं, और बीजेपी जो लॉ बनाएगी वो भी अपने खाते में ले लेंगे। तो वहां पर एंटी, मुझे राहुल काजला सुनिए, राहुल काजला सच से सामना कीजिए, राहुल गांधी की तरह झूठ पे झूठ मत बोलिए। आपका सच से सामना करवा देता हूं मैं आपसे, सीधा से एक सवाल पूछ रहा हूं। राहुल गांधी तो आज भी अग्निवीर पे लेके झूठ पकड़ा जाने पे भी झूठ बोलते हैं, तो आप भी राहुल गांधी मत बनिए, राहुल सिंह काजला लाइए प्लीज। राहुल गांधी मत बनिए, झूठ पे झूठ मत बोलिए। सीधा सवाल पूछ रहा हूं, आपकी जानकारी में एक भी कदम है क्या? अशोक जी, झारखंड में कौन सर सी कह दीजिए नहीं है, सर छोड़ दीजिए मत, मैं आपसे कोई जबरदस्ती नहीं कर रहा हूं, आपकी जानकारी में नहीं होगा, क्योंकि झारखंड की सरकार ने कुछ किया ही नहीं है, देना किया ही नहीं, तो आपकी जानकारी में क्या होगा? अब जबरदस्ती मत स्कोर करिए। अब रुकिए, आवाज नीचे कर दीजिए, बहुत समय दे दिया मैंने, बहुत समय दे दिया, आवाज नीचे कीजिए। देखिए, झारखंड की सरकार ने कोर्ट का आदेश आने के बाद भी कुछ कदम नहीं उठाया है, और यह दिखाता है कि झारखंड में हो क्या रहा है। और मैं फिर कह रहा हूं, मैंने कल इस पर चर्चा की थी, और मुझे इस वक्त कांग्रेस पार्टी की एक आदत बन गई है कि पहले झूठ बोलना, उसके बाद उस झूठ पर किसी भी तरह से हटना नहीं। अभी राहुल गांधी ने थोड़ी देर पहले फिर अग्निवीर को लेकर ट्वीट करा कि मैंने मुआवजा जो कहा था सच कहा था, उनका झूठ पकड़े जाने के बावजूद। पवन खेड़ा ने एक ट्वीट किया था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाथरस के पीड़ितों के लिए कुछ नहीं कहा। लोग उनको, कम से कम 10,000 लोग उनको बता चुके हैं कि भाई प्रधानमंत्री जी ने यह भाषण दिया, और भाषण में बोला प्रधानमंत्री ने, लास्ट में करीब 2 मिनट बोला हाथरस पे। फिर भी पवन खेड़ा, क्योंकि राहुल गांधी ने कह दिया है कि वो माफी वीर नहीं है, और माफी वीर का मतलब होता है कि हम अपनी गलती नहीं मानेंगे, गलती करेंगे, रोज झूठ बोलेंगे लेकिन मानेंगे नहीं, तो वो कांग्रेस की पार्टी अड़ गई है इस बात पर, और इसीलिए पवन खेड़ा ने आज तक अपना ट्वीट डिलीट नहीं किया, जो कि झूठ है। तो दिक्कत यह है कि आप जो बोलेंगे राहुल काजला, मुझे उस पर डिबेट करने में, मुझे उस पर सवाल पूछने में कोई अर्थ नहीं है। यहां प्रेम शुक्ला जी मेरे सगे नहीं है, आप जो सवाल पूछेंगे प्रेम शुक्ला जी से तुरंत पूछूंगा, लेकिन जो मैं आपसे पूछ रहा हूं प्लीज उसका जवाब दीजिए। अगर आपकी जानकारी में नहीं है, कह दीजिए मेरी जानकारी में नहीं है, क्योंकि आपकी जानकारी में होगा कैसे, किया ही नहीं है कुछ। प्रेम शुक्ला जी, भाई ये बात तो ठीक है जो राहुल जी, राहुल काजला जी कह रहे हैं, जी। मैं राहुल गांधी की बात नहीं कर रहा, राहुल गांधी ने तो आज भी झूठा ही ट्वीट किया है, लेकिन मैं राहुल काजला जी की बात कर रहा हूं। राहुल काजला ने कहा कि अगर घुसपैठ हो रही है तो सीमाओं से हो रही है, तो सीमाओं की चिंता करना आपकी पार्टी की जिम्मेदारी है। और बाकी जो राज्य हैं जहां पर धर्मांतरण चल रहा है, आप ये थोड़ी कह सकते हैं भाई सिर्फ केरल में चल रहा है, सिर्फ जो है पंजाब में चल रहा है, सिर्फ दिल्ली में चल रहा है, ये तो पूरे देश में चल रहा है, गुजरात में भी चल रहा है, जहां जहां आपकी सरकारें वहां भी चल रहे हैं। तो वहां आप लोगों ने क्या किया? बहुत अच्छा प्रश्न है राहुल काजरा जी का। पहले राहुल काजरा जी इस बात को समझ ले कि झारखंड में धर्मांतरण विरोधी कानून 2017 में भारतीय जनता पार्टी के तत्कालीन मुख्यमंत्री रघुवर दास की सरकार ने बनाया, और रघुवर दास की सरकार ने जब इस कानून को असेंबली में पारित किया तो सब आपके जो नेता थे स्टीफन मरांडी, उन्होंने जो है कांग्रेस के नेता स्टीफन मरांडी ने इस कानून का चर्चा करते ही जैसे चर्चा प्रारंभ हुई, उन्होंने असेंबली में विरोध किया था। स्टीफन मरांडी कांग्रेस के विधानसभा में नेता के तौर पर वो खड़े हुए और एंटी कन्वर्जन लॉ का उन्होंने विरोध किया। आदरणीय अशोक श्रीवास्तव जी ने अभी आपको बताया, कर्नाटक में सिद्धरमैया जी की सरकार ने अभी कहा, कुछ दिन पहले कहा है कि वो एंटी कन्वर्जन लॉ जो कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बनाया उसको स्क्रैप कर देंगे। तो एंटी कन्वर्जन लॉ स्क्रैप करने का और एंटी कन्वर्जन लॉ को विरोध करने के 2 प्रमाण अभी मैंने इसी बहस में आपको दे दिए। अब तीसरा आपने मुद्दा उठाया था कि उत्तर प्रदेश से जो लोग गए, वो उत्तर प्रदेश से गए क्यों? तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि उत्तर प्रदेश में एंटी कन्वर्जन के मामले में जो मुकदमा है वो उत्तर प्रदेश की पुलिस ने ही दर्ज किया है। उसमें शिकायतकर्ता जो है उत्तर प्रदेश की पुलिस है। उसने फर्स्ट इन्फॉर्मेंट जो है वो उस जो जिसको कन्वर्ट करने का प्रयास किया गया उसका भाई है, और जो ये मुकदमा दर्ज किया है उत्तर प्रदेश की पुलिस ने दर्ज किया। ये कार्रवाई उत्तर प्रदेश की पुलिस ने की, और इस कार्रवाई पर जो खड़े हुए वो उत्तर प्रदेश की प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट के लोग खड़े हुए। तो जहां पर भारतीय जनता पार्टी की शासित सरकारें हैं वहां एंटी कन्वर्सन के खिलाफ धर्मांतरण करने का जो प्रयास करने वाली शक्तियां हैं उनके खिलाफ लगातार
इसमें कहीं किसी प्रकार का संदेह नहीं है। चौथा आपका प्रश्न है जो आदरणीय अशोक जी ने मुझसे बार बार स्ट्रेस करके पूछा है कि घुसपैठ क्यों होती है। घुसपैठ जब से मोदी जी की सरकार आई है तब से न्यूनतम है। आपकी जानकारी के लिए लोकसभा में खड़े होकर कांग्रेस के डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार के समय श्री प्रकाश जायसवाल तत्कालीन जो गृह राज्य मंत्री थे, उन्होंने उस समय घुसपैठियों की संख्या 2,80,00,000 की बताई थी। इसी तरह से जो है रोहिंग्या मुसलमान वो 2011, 12, 13 में घुसे, तो घुसपैठ आपके जमाने में हुई है। उन घुसपैठियों को आपकी जहां जहां सरकारें हैं या इंडिया अलायंस की जहां जहां सरकारें हैं, वहां पर आपके नेता, आपके विधानसभा के प्रत्याशी, लोकसभा के प्रत्याशी वो वोटर कार्ड, आधार कार्ड बनवाते हुए तमाम मामलों में एक्सपोज हुए हैं। आपकी सरकारें जो है, लेकिन प्रेम जी एक सवाल है, इस तरह के लोगों को संरक्षण देती रही है। लेकिन प्रेम जी एक सवाल है, प्रेम जी एक सवाल ये कि ठीक है, ये इन घुसपैठ अब कम हो रही है, ये ठीक है, आप डेटा की बात कर रहे हैं, ना के बराबर है, ठीक है, लेकिन जो घुस चुके हैं उनको तो निकालना पड़ेगा सर। अगर उसका रिकॉर्ड देखें तो उसके उस फ्रंट पर आपकी सरकार, अब तो तीसरी बार आपकी सरकार बन गई सर, 10 साल हो गए, तो उसके बाद भी अगर आप बड़ी तादाद में घुसपैठियों को नहीं निकाल पाएंगे तो सवाल उठेगा ना। बड़ा अभियान निश्चित तौर पर चलाए जाने की आवश्यकता है, लेकिन एनआरसी का नाम आते ही स्यापा कौन करता है अशोक जी, ये भी बता दीजिए। कांग्रेस के लोग कोहराम क्यों करते हैं, तृणमूल कांग्रेस कोहराम क्यों करती है, कम्युनिस्ट कोहराम क्यों करते हैं, और सीएए की जब बात होती है, यानी जिन हमारे देश के जो अखंड भारत के जो नागरिक पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान में है और उत्पीड़ित हैं, उनको नागरिकता देने पर कोहराम क्यों करते हैं। इनका जो है इस्लामिक आतंकवादियों को तो यहाँ नागरिकता मिल जाए, जिहादियों, घुसपैठियों को तो नागरिकता मिल जाए, जिन रोहिंग्या ने बौद्धों का नरसंहार किया है उनको तो नागरिकता मिल जाए, लेकिन जो वहां से उत्पीड़ित होकर उनको नागरिकता न मिले, और इसके लिए मुसलमानों को भड़काना कि आपकी नागरिकता छीन ली जा रही है, ये दुष्कर्म कौन करता है भी बता दीजिए अशोक। ठीक है, मैं इस पर भी जरूर सवाल पूछूंगा, क्योंकि ये सवाल है, क्योंकि जब सीए एनआरसी की बात आती है, घुसपैठियों के निकालने की बात आती है, जब ये होता है कि भाई कैसे घुसपैठियों को निकाला जाए, तो उस पर जो है किस तरह की अभी तो एनआरसी आए नहीं है, सिर्फ सीए आने पर देश में जिस तरह के दंगे करा दिए गए, वो दिखाता है कि कहीं ना कहीं इसको लेकर के एक रिजिडनेस है विपक्षी पार्टियों में कि कुछ हो जाए, वो सीए नहीं आने देंगे, एनआरसी नहीं आने देंगे। जबकि सच तो यह है कि भारत में घुसपैठियों को चिन्हित करके उन्हें निकालना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसमें कोई दो राय नहीं। राज्य सरकारें इस मामले में राजनीति करती हैं, कहीं की भी राज्य सरकारों में किसी का नाम नहीं ले रहा, राजनीति करती हैं, उनका वोटर आईडी कार्ड बना देती हैं और उनका जो है उनका आधार कार्ड बनवा देती हैं, और होता यह है कि विदेशी घुसपैठिए भारत के चुनाव में वोट करते हैं। ये आप सोचिए कितनी बड़ी चिंता की बात है। आऊंगा इस पर इस छोटे से ब्रेक के बाद। वाली भोली भाली मेहनत वाली नखरे वाली असली तड़के वाली, ये तो बड़ी समझदार, बड़ी होशियार, एमडीएच के साथ अब जुड़ते नई टेस्ट का असली टेस्ट, एमडीएच जिंजर गार्लिक टेस्ट। अरे क्या हो गया, पूरा का पूरा गांव यहाँ आ गया। भैया इसी हाथ से चारा खिलाते हो, तभी तो आपके गाय भैंसों की ब्याज सबसे ज्यादा है। पगले, ये चमत्कार इस हाथ का नहीं, हाथ में जो कपिला पशु आहार है उसका है, जो पशुओं की सेहत अच्छी रखता है और ब्याज भी बढ़ाता है। कपिला, देश का नंबर 1 पशु आहार। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल एम रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस टीएमटी रीबार, निर्माण का रियल हीरो। हमारा डेजर्ट आ गया पर हमारी चैंपियन नहीं आई अब तक। बिल भरने के पहले तो आएगी ना। सो गर्ल्स, क्या हो रहा है? बिल हो रहा है। चल अपना कार्ड दे। पिन दे। आरबीआई कहता है अपना पिन, ओटीपी, सीवीवी या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी को ना दे। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने ही कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें। हाँ, ये खाने की चैंपियनशिप थी क्या? आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। काफी टैलेंटेड है आपकी बेटी। सर, बड़ी होकर इंडिया के लिए खेलना चाहती है। उसके फ्यूचर के लिए अभी से मैंने सेविंग भी स्टार्ट कर दी है। फ्यूचर की बात है तो सिर्फ उसे नहीं, आपको भी मैदान में उतरना पड़ेगा। मुझे? इनका मतलब है म्यूचुअल फंड्स के मैदान में सिर्फ सेविंग्स नहीं,
हर महीने म्यूचुअल फंड्स में भी इन्वेस्ट कीजिए। वरना आपकी बेटी तो बड़ी होगी। पर उसके लिए सेव किए हुए पैसे शायद उतने ही रह जाएंगे। सही है सर। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। चुटकुला समझ नहीं आया? समझ तो ये नहीं आता कि खेत धान का या खरपतवार का। तो इसमें समझना क्या है दोस्त? ले आओ धान के खरपतवारों का स्पेशलिस्ट ग्रीन लेबल। IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का ग्रीन लेबल, धान के खरपतवारों का स्पेशलिस्ट। हरदम तैयार है, बिल्कुल तैयार है, हरदम तैयार है, तैयार है, जी जाने से तैयार है, इसीलिए तो हम लहरों के पहरेदार हैं। जय भारती, जय भारती, हम हैं नौसेना, हम हैं भारत के सारथी। जय भारती, जय भारती, हम हैं नौसेना, हम हैं भारत के सारथी, सारथी, सारथी। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर। MDH गरम मसाला, असली मसालों से भरा हूँ मैं। क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। दो टूक आप देख रहे हैं और दो टूक में आज हम चर्चा कर रहे हैं जिस तरह से धर्मांतरण और घुसपैठ देश की सुरक्षा के लिए खतरा बन गया। ये हम नहीं कह रहे बल्कि देश की दो जो उच्च न्यायालय हैं उन्होंने इस खतरे की तरफ देश का ध्यान दिलाया। तो जिस तरह से लगातार हम ये देख रहे हैं कि धर्मांतरण भारी और साथ साथ घुसपैठ भी है जारी, ये देश के लिए एक बड़ा खतरा बन गया है। इसी पर हम चर्चा कर रहे हैं। मेरे साथ 5 मेहमान जुड़े हुए हैं। आखिर इसको रोकने के लिए क्या करने की जरूरत है? प्रेम शुक्ला जी जुड़े हुए हैं बीजेपी से, राहुल सिंह काजला जी जुड़े हुए हैं, कांग्रेस के नेता हैं। मेरे साथ स्टूडियो में संजीव कौशिक जुड़े हैं, आम आदमी पार्टी समर्थक जो हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। एडवोकेट शशांक शेखर झा स्टूडियो में जुड़े हुए हैं और मेरे साथ विनय कुमार जी जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार है, सीधा रांची से। विनय कुमार जी मैं आपके पास आ रहा हूं, फिर मैं शशांक जी और मैं संजीव कौशिक जी आपके पास आऊँगा। विनय जी, ये जिस तरह से चिंता जताई है कोर्ट ने, आदिवासियों का जो धर्मांतरण हो रहा है वो अपने आप में कोर्ट की टिप्पणी ये बहुत गंभीरता से बता रही है कि वहाँ झारखंड में जो चल रहा है उसको रोकने की ज़रूरत है। लेकिन वहाँ तो खुद एक मुख्यमंत्री जो है, अब तो ईसाई मुख्यमंत्री है, वो हो गए। आखिर क्यों चिंता नहीं है कि ईसाई आबादी, अगर ईसाई बच्चियों का इस तरह से धर्मांतरण हो रहा है, इस तरह से उनका जबरन निकाह करवाया जा रहा है, क्यों चिंता नहीं है किसी को? देखिए, जो मुद्दा है ये बहुत गंभीर मुद्दा है और भारतीय जनता पार्टी के नेता खास करके गृह मंत्री वगैरह बराबर इस मुद्दे को उठाते रहे। लेकिन अब जब हाईकोर्ट ने इस तरह की टिप्पणी की तो तमाम लोगों को दलगत भावना से उठकर काम करने की आवश्यकता है, क्योंकि बहुत गंभीर मामला है। एक डैनियल दानिश नाम के व्यक्ति है, उन्होंने एक याचिका दायर की झारखंड हाईकोर्ट में और उन्होंने कहा कि संथाल प्रदेश के वैसे जिले जो बांग्लादेश से सटे हैं उनमें बांग्लादेश के प्रतिबंधित संगठन सुनियोजित योजना के तहत झारखंड के आदिवासी के लड़कियों के साथ शादी विवाह करते हैं, धर्म परिवर्तन कराते हैं और पिछले कुछ अर्सों में संथाल परगना में 46 नए मदरसे खुल गए और इन मदरसों से देश विरोधी काम होते हैं और इसको लेकर उन्होंने याचिका दायर की और इस पर बड़ी कड़ी टिप्पणी एक तरह से कह सकते हैं झारखंड हाईकोर्ट ने की। उन्होंने कहा है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को कि आप चिन्हित करिए और उनको बांग्लादेश वापस भेजिए। अदालत 2 सप्ताह का समय दिया है और इस पर फिर 18 तारीख को सुनवाई होनी है और उपायुक्त जितने उन इलाकों के उपायुक्त है, खास करके जो इलाका है जो बांग्लादेश की सीमा से 40-45 किलोमीटर की दूरी पर है, साहेबगंज, गोड्डा, पाकुड़, दुमका और जामताड़ा, यहाँ की डेमोग्राफी बदल गई है। अगर इनका आंकड़ा देखिएगा, सेंसस का रिपोर्ट देखिएगा 2001 और 2011 तो उसमें भी परिवर्तन दिखाई पड़ेगा और अब तो नया जब जनगणना होगा तो और परिवर्तन दिखाई पड़ेगा। तो इसी को लेकर याचिका दायर की गई थी और हाईकोर्ट ने कहा भी, इवन केंद्र सरकार के वकील से भी कहा कि भाई CAA के तहत आप संथाल परगना के 5 जिलों में बांग्लादेशी घुसपैठी पर क्या एक्शन ले सकते हैं। कोर्ट ये जानना चाहा, लेकिन केंद्र सरकार के अधिवक्ता ने कहा कि केंद्र ने
ये पावर राज्य सरकार घुसपैठ के मामले में कार्रवाई करने का। अब राज्य सरकार क्या कार्रवाई करती है? राज्य सरकार को भी निर्देश दिया गया है कि भाई आप कार्रवाई करिए, और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को कहा गया है कि आप सामंजस्य बैठा करके कार्रवाई करिए। तो ये बहुत गंभीर मामला है, और भारतीय जनता पार्टी के नेता तो शुरू से उठाते रहे, लेकिन अब सभी लोगों को मेरे समझ से दलगत राजनीति से ऊपर उठकर देश हित में इस पर सोचना पड़ेगा, क्योंकि वहां के जो आदिवासी हैं उनकी संख्या घट रही है। विनय जी आप जो कह रहे हैं, मैं आपसे एक जल्दी से एक टिप्पणी चाहता हूं। इसको लेकर अभी तक राज्य सरकार की ओर से कोई रिएक्शन आया? राज्य सरकार की ओर से कुछ कहा गया है? जब कोर्ट कह रहा है और फिर आप एक ईसाई व्यक्ति जो वहाँ के मुख्यमंत्री हैं, उसके बावजूद अगर ईसाइयों की आबादी वहाँ कम हो रही है, उनको चिंता नहीं है, तो अपने आप को एक ट्राइबल लीडर की तरह प्रेजेंट करते हैं, तो फिर तो राज्य सरकार क्या कर रही है इस दिशा में? नहीं, राज्य सरकार को तो आदेश दिया गया है हाईकोर्ट की तरफ से कि भाई आप तमाम डीएम जो है, उस डीसी यहाँ कहलाते हैं झारखंड में, तमाम डीसी को कहा गया है कि आप उनको चिन्हित करिए, सामंजस्य बैठाकर उनको वापस भेजने की कार्रवाई करिए। तो अब उसके बाद 18 तारीख को इस मामले पर फिर सुनवाई होगी, और जब सुनवाई होगी तो पूरी रिपोर्ट हाईकोर्ट लेगी झारखंड सरकार से कि भाई आपने क्या किया कार्रवाई। और इवन केंद्र सरकार को भी कहा जा रहा है कि भाई आप अपना, तो यानी 18 जुलाई को इस मामले की दोबारा सुनवाई होगी, तब पता चलेगा कि केंद्र की तरफ से, राज्य सरकार की तरफ से इस बीच क्या कुछ कार्रवाई हुई है और क्या कुछ उनके पास कोर्ट के बचाने के लिए। और घुसपैठिए पर नजर रखने की भी बात कही गई है। डीसी लोगों को चीफ सेक्रेटरी के माध्यम से कहा गया कि भाई डीसी लोग इस पर नजर रखें। ये देखना इंटरेस्टेड होगा कि हेमंत सोरेन की सरकार कितना नजर रखती है, कितने लोगों को चिन्हित करती है। 18 जुलाई क्या हो रहा है कि जो बांग्लादेशी आ रहे हैं वो यहाँ शादी विवाह कर रहे हैं, जमीन ले रहे हैं, और पूरा डेमोग्राफी बदल जा रहा है। उसके अलावा तो आदिवासी की संख्या घट रही है, उनकी संख्या बढ़ रही है। एग्जैक्टली मैं वही कह रहा हूँ कि अब देखना ये होगा। शशांक जी मैं जानना चाह रहा हूँ क्या की भी संख्या बढ़ रही, जहाँ इनका कहना, जो प्रार्थी जो है जिन्होंने जनहित याचिका दायर की, उनका कहना वहाँ देश विरोधी कार्रवाई हो रहा है, तो इस पर भी नजर रखने की आवश्यकता है। बिल्कुल मैं यही कह रहा हूँ, ये अगर अचानक से वहां मदरसे बढ़ गए हैं, घुसपैठ हो रही है, प्रतिबंधित संगठन काम कर रहे हैं और उन मदरसों में देश विरोधी कार्रवाई हो रही है, उसके बावजूद अगर राज्य सरकार और केंद्र सरकार जो है कुछ नहीं करेंगे, तो मुझे लगता है इससे दुर्भाग्यपूर्ण नहीं हो सकता, क्योंकि ये खतरा एक मिनट ये खतरा अभी जो है, ये खतरे का संकेत है। आगे कितना बड़ा खतरा आप अंदाजा लगा सकते हैं। शशांक शेखर जी, 46 नए मदरसों की सूची सौंपी जी सर, जी मैं उसकी चर्चा हुई। शशांक शेखर जा, ये जो पूरा मामला है, क्या राज्य सरकार या केंद्र सरकार कौन से कानून है जिनके तहत इन मामलों में कार्रवाई कर सकती है, और कार्रवाई जहां नहीं दिख रही वो क्या चिंता का विषय है? अशोक जी, मेरा मानना है कि सॉल्यूशन से पहले आपको प्रॉब्लम समझना पड़ेगा, और कि इतना बड़ा प्रॉब्लम क्यों है। मैं 3 मिनट लूंगा और मैं आपको 3 डिफरेंट एक डायनेमिक देता हूं, सोशियो पॉलिटिकल और लीगल। सोशल प्रॉब्लम क्या है? यहाँ जो मैक्सिमम राज्य सरकारें हैं वो इस तरीके से डील करती है कि हमको किसी तरह से इलेक्शन जीतना है, तो वो एंटी हिंदू नैरेटिव एक चलता है। जैसे पंजाब में अगर कभी कन्वर्जन की बात होगी या रिलीजन के बीच की बात होगी, तो देखिएगा आप सिख वर्सेस हिंदू का एक नैरेटिव वहां स्टार्ट कर दिया गया है। झारखंड की आपने आज बात की, झारखंड में 2 साल पहले झारखंड की सरकार ने बाकायदा एक लिस्ट निकाला हर डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से, कहा कि इस डिस्ट्रिक्ट में कौन से वाले लोग क्या क्या लैंग्वेज बोलते हैं, तो एक आदिवासी लैंग्वेज और एक नॉन आदिवासी लैंग्वेज। आपको गौर मतलब आश्चर्य होगा कि एक भी लैंग्वेज मैथिली नहीं था, एक भी लैंग्वेज संस्कृत नहीं था, एक भी डिस्ट्रिक्ट में, गिनके 3 या 4 डिस्ट्रिक्ट में हिंदी था, बाकी समय उर्दू या उस तरीके के कोई और लैंग्वेज उन्होंने डाल दिए थे। तो बेसिकली वो एक डिवाइड करने की कोशिश। तमिलनाडु का एग्जांपल लीजिए, 35,000 मंदिर सरकार के डायरेक्ट कंट्रोल में है, लेकिन वहां की मूर्तियां चोरी हो जाती हैं। दिल्ली का एग्जांपल लीजिए, सिटिंग मिनिस्टर आम आदमी पार्टी के, उन्होंने एक बहुत बड़ा कन्वर्जन एक वो करवाया जिसमें हिंदुओं को बौद्ध में कन्वर्ट करने की कोशिश की गई थी। तो ये जितने भी एग्जांपल्स आप देखेंगे कि आपको लगेगा कि हिंदुओं को कमजोर करने की एक कोशिश की गई है। क्यों करते हैं ऐसा? पंजाब में कोई हिंदू चीफ मिनिस्टर नहीं बन सकता है, या झारखंड में कोई
गैर आदिवासी मुख्यमंत्री बनना बहुत डिफिकल्ट है। जम्मू कश्मीर में कोई गैर मुस्लिम नहीं बन सकता है, लेकिन राष्ट्र भर में बन सकता है। तो जो झारखंड हाईकोर्ट की आज टिप्पणी आई है या उत्तर प्रदेश की आई है कि क्या समस्या है अगर हिंदू अल्पसंख्यक हो जाता है, तो वो ये है कि कभी भी वो शासन में नहीं आ सकता, क्योंकि ऐसा एक प्रथा चलता है। एक मिनट, एक छोटी सी टिप्पणी कर दूं। आपने कहा ना झारखंड के संदर्भ में, दिक्कत ये नहीं है कि झारखंड में जो है एक ईसाई आदिवासी बन सकता है, अच्छी बात है बने। खतरा ये है कि वो ईसाई पता नहीं चलता कि कन्वर्टेड होता है। दिक्कत ये होती है कि हमें ये भी नहीं पता चलता कि वो आदिवासी होता है या वो कुछ साल पहले कन्वर्ट हो चुका होता है, ईसाई बन चुका होता है। अशोक जी, बड़ी बात देखिए, एससी कम्युनिटी और एसटी कम्युनिटी, तो एसटी कम्युनिटी में फिर भी आपको पता चल जाता है कि वो ईसाई है कि नहीं। अगर छुपाने की कोशिश करते हैं कई बार, जैसे अजीत जोगी का एग्जांपल पास्ट में हमने देखा है। शेड्यूल कास्ट वाले में तो आपको पता ही नहीं चलेगा, क्योंकि कानून ये कहता है, जो 1950 का जो डायरेक्टिव है कॉन्स्टिट्यूशन का, कि अगर कोई शेड्यूल कास्ट दूसरे रिलीजन में चला जाए तो उसको रिजर्वेशन के बेनिफिट नहीं मिलेंगे। इसीलिए कॉन्सेप्ट लाया गया क्रिप्टो क्रिश्चियन, कि कन्वर्ट हो गए, नाम वही है लेकिन हम क्रिश्चियन हैं। या फिर हम मंदिरों के बाहर में चर्च टांग देंगे, मतलब चर्च ही हम मंदिर के हिसाब से बनाएंगे। तो इस तरीके का कन्वर्जन बहुत बड़ा रैकेट चल रहा है। ये सोशल इशू है। पॉलिटिकल इशू क्या है इसमें? पॉलिटिकल इशू है कि हम सीए आएगा तो उसका विरोध करेंगे, क्योंकि हिंदुओं को उसमें आप नागरिकता देने की बात कर रहे हैं। एनआरसी आएगा तो उसको विरोध करेंगे, तो जितने बांग्लादेशी रोहिंग्या वाले आए हैं उनको वापस नहीं भेज सकते किसी भी हालत में। और तीसरा कि अगर कभी सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लेके सही में कहा कि भाई रोहिंग्या मुसलमानों को वापस भेजो या बांग्लादेशी को वापस भेजो, तो प्रशांत भूषण जैसे इकोसिस्टम जो काम करता है, जिसकी बात प्रधानमंत्री ने लोकसभा में की है, वो इकोसिस्टम सुप्रीम कोर्ट चला जाएगा और उस पर स्टे दिलवा देगा। एक तीसरा एस्पेक्ट है लीगल इशू। लीगल इशू क्या है और ऐसा क्यों हो रहा है इतने लार्ज लेवल पे? देखिए, आर्टिकल 25 कॉन्स्टिट्यूशन का कहता है कि आप अपने किसी भी धर्म को मानने के लिए स्वतंत्र हैं और होना भी चाहिए। लेकिन आर्टिकल 28, 29 और 30 एक डिफरेंट नैरेटिव क्रिएट करता है। उसमें क्या कहा गया है कि एजुकेशन सिस्टम पे पूरा का पूरा कंट्रोल, अगर इस्लामिक एजुकेशन इंस्टीट्यूट है तो उसको मुस्लिम चलाएंगे, अगर क्रिश्चियंस वाले हैं तो उनको कॉन्वेंट्स चलाएंगे, लेकिन हिंदुओं का ऐसा कोई रूल कंट्रोल नहीं है। उसका नुकसान क्या हुआ है कि आज अग्निवीर के बारे में बात करते हैं, राहुल गांधी कहते हैं अग्निवीर में मत जाओ, तो हिंदू बोलेंगे नहीं जाओ, लेकिन मदरसों से मस्जिदों से आवाज निकल रही है कि मुसलमान तुम जाओ, या कॉन्वेंट से अगर आवाज निकलती है तुम जाओ या नहीं जाओ, या तुम किसको वोट करो। तो बेसिकली वो संगठित होकर कार्य करते हैं, हम असंगठित हो गए, क्योंकि आर्टिकल 28, 29, 30 एंटी सेक्युलर है, एंटी हिंदू है। एक और एस्पेक्ट छोटा सा, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, समझना पड़ेगा कि ये जब देश आजाद हुआ था तो देश बंटवारे के बेसिस पे आजाद हुआ था। उस समय अगर आप जोड़ लीजिए पाकिस्तान, बांग्लादेश और हिंदुस्तान का पूरा पॉपुलेशन, तो मुसलमानों की जनसंख्या करीब 18% के आसपास थी, और 18% में उन्होंने इस देश का बंटवारा इस तरीके से किया कि 2/5 कट के अलग हो गया, जिसको हम ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान के नाम से जानते थे। आज के डेट में 70-75 सालों के बाद बचे हुए भारत में मुसलमानों की प्रतिशत 14 से ज्यादा हो चुकी है। क्रिश्चियनों की प्रतिशत आप नहीं गिन सकते, क्योंकि क्रिप्टो क्रिश्चियंस बहुत चल रहे हैं। अब तो पंजाब में सरदारों को भी क्रिश्चियन बनाया गया है। बिल्कुल। तो जब इतना नंबर वापस 1947 वाला आ गया है, तो टिक टिक बॉम्ब आपके सर पे, अगर आपने आज इसको नहीं रोका तो कभी भी ये मांग उठ सकती है। ओके, इन्हें रोकना जरूरी है। तो सवाल यह है कि संजीव कौशिक कैसे रोकेंगे? क्या राज्य सरकारों को इस मामले में जो है कमर कसने की जरूरत है? क्या पॉलिटिकल विल दिखाने की जरूरत है जो अभी तक दिखती नहीं है? अशोक जी, सबसे पहले तो दो मुद्दा है, एक घुसपैठिए और एक धर्मांतरण। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो वक्तव्य आया, अभी प्रेम शुक्ला जी जो कह रहे थे, बड़े गंभीरता से हम सुन रहे थे। अभी तक भारतीय जनता पार्टी उस मोड से निकल ही नहीं पाई है कि पिछले 10 सालों तक सरकार में आप रहे हैं और अभी भी सरकार में आप ही हैं। आपको क्या करना है, किन मजबूत नीतियों को आगे लागू करना है, ये खुद भारतीय जनता पार्टी अभी तक इसको ठोस कोई प्रारूप नहीं दे पाई है। हम कहते हैं, जब घुसपैठियों की बात करते हैं तो 2012 और 13 के बाद सबसे ज्यादा हिंदुस्तान में घुसपैठिए आए हैं। सबसे ज्यादा ये आंकड़े बताते हैं। किसका शासनकाल? भारतीय जनता पार्टी। और भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में जब घुसपैठिए सबसे ज्यादा आए हैं, तो सवाल आप विपक्ष से पूछ रहे हैं। आंकड़ा कौन सा है? क्योंकि अभी प्रेम जी कुछ और आंकड़ा बता रहे थे। ठीक है, वो बताएंगे। तो सवाल आप हमसे पूछेंगे। दूसरी बात, जब आप घुसपैठिए की बात करते हैं और कहते हैं कि इन सारे घुसपैठियों को, यदि कोर्ट भी ये बात कहती है कि इनको चिन्हित कीजिए, इनको बाहर निकाल के फेंक दीजिए। इससे पहले एनआरसी क्यों करवाया गया था? इसी के लिए करवाया गया था कि चिन्हित किया जाए कि कौन बाहर से आए हुए हैं, कौन रोहिंग्या है, कौन बांग्लादेशी है, उनको बाहर का रास्ता दिखाया जाए। बांग्लादेश और म्यांमार से ये बात आई थी उस समय भी, जिस समय एनआरसी करवाया गया था, कि हमारे साथ हिंदुस्तान का ऐसा कोई समझौता नहीं है कि आप निकाल के वहां से हमारे दरवाजे पर फेंक देंगे। कैसे फेंक देंगे? आपको सिद्ध करना पड़ेगा। कई पीढ़ियों से रहने वाले यहाँ पे लोग, आप उनसे कागज मांगने का प्रयास कर रहे हैं, नहीं है उनके पास, कई पीढ़ियों से यहाँ रह रहे हैं, कैसे बांग्लादेश उसको एक्सेप्ट कर लेगा?
जो जटिलताएं हैं उसके बारे में जब तक बात नहीं करेंगे, केंद्र ईमानदारी से, और क्यों रुक गया, किसने प्रश्न चिन्ह खड़ा किया, किस नियत से एनआरसी शुरू की गई थी, इसके बारे में बात नहीं करेंगे क्या? भारतीय जनता पार्टी की तरफ से क्या आवाज आई थी एनआरसी में जो चिन्हित किए गए थे उसके बारे में? कौन नहीं जानता है कि किस नियत से उसको स्टॉप किया गया? फिर दोबारा एक बार जिन उखाड़ने का प्रयास किया जाएगा। दूसरी बात, जो कन्वर्जन की बात हो रही है, एक इससे बड़ा समस्या है, ये भी एक समस्या है। तो क्या केवल राज्य सरकारों की, और अभी यहीं पे चर्चा चल रही है, विद्वान वक्ता अभी बता रहे हैं कि आपको किसी भी धर्म को मानने के लिए स्वतंत्रता ये संविधान हमें देती है। जब जबरदस्ती किसी को भी, चाहे प्रलोभन से हो या जबरदस्ती, यदि किसी का भी धर्मांतरण किया जा रहा हो, निश्चित तौर पे वो सामने आएगा और उसके आधार पर कार्रवाई होती है। उसके आधार पर कार्रवाई नहीं हो तब तो कौन करेगा? नहीं, कार्रवाई नहीं हो रही है। कौन करेगा? आम आदमी पार्टी के तो खुद के मिनिस्टर उसको कन्वर्जन करवा रहे हैं दिल्ली में बैठ के, 10,000 से ज्यादा को कन्वर्जन कराने का। और उनकी कुर्सी भी इसीलिए गई, उनकी कुर्सी भी इसलिए क्योंकि पब्लिक का उन्होंने खुद इस्तीफा दिया, पार्टी ने उनको नहीं निकाला। आज भी वो पार्टी के अहम मेंबर हैं और वो कहते हैं कि दिल्ली की डेमोग्राफी वो बदल देंगे। आम आदमी पार्टी के नेता ने कहा। और हिंदू के देवी देवताओं को किसने कंप्लेन किया कि जबरदस्ती करवा दिया, पैसे की बदौलत करवा दिया? किसने कहा आपको ये बात? कोई तो आए ना। अरे यदि कोई स्वेच्छा से जाएगा तो कैसे आप रोक देंगे? स्वेच्छा से? अरे कन्वर्जन अलाउड है, अपना एक्सेप्ट करना अलाउड है, कन्वर्जन करवाना अलाउड नहीं है। कमाल की बात कर रहे हैं। पूछिए तो सही, उससे पूछिए तो सही उस व्यक्ति से। और हाईकोर्ट की टिप्पणी एक हफ्ते पहले यही आई है और कि अगर मास लेवल पे कन्वर्जन चलता रहा तो वो इलीगल है, वो गलत है और उससे अनसब हो सकते हैं। संजीव जी मुझे ये बताइए, सीए का विरोध क्यों किया गया था? ये सीए एनआरसी आप लोगों ने खुद ही कहा ना, आप लोगों ने खुद ही कहा ना। और अगर मैं गलत नहीं हूं, सुनिए तो सही एक मिनट, अगर मैं गलत नहीं हूं तो आप लोगों ने दिल्ली की जो है विधानसभा में भी सीए के खिलाफ प्रस्ताव पारित हुआ। बिल्कुल ठीक है। तो जब आप सीए एनआरसी का विरोध कर रहे हैं तो इसका मतलब साफ है कि आप घुसपैठियों का समर्थन। अभी तो दिल्ली में 50 सुनिए, दिल्ली में 50 वीडियो आ चुकी हैं कि दिल्ली में रोहिंग्या बसे हैं, आम आदमी पार्टी जो है उनको मुफ्त में राशन पानी सब देती है, पैसे दे रही है। हाँ, पैसे दे रही है उनको। अशोक जी फिर मैं दोबारा दोहरा दूं कि हिंदुस्तान के जल, जंगल, जमीन, साधन संसाधन पर सबसे पहले हमारा अधिकार है, हमारे बच्चों का अधिकार है, आपका अधिकार है, आपके बच्चों का अधिकार है। मेरी पूरी बात। लेकिन हमारे किसी भी नौकरी पर, हमारे किसी भी जमीन पर यदि कहीं कोई पाकिस्तान का हो, बांग्लादेश का हो या किसी और स्थिति का हो, ये भाषण देने से तो नहीं, संजीव कौशिक के भाषण देने से तो नहीं होगा ना, एक्शन लेना पड़ेगा ना। मुझे बताइए, अरे भाई मुझे बताइए ना, मुझे बताइए ना भाषण देने से एक्शन क्या कर रहे हैं आप लोग जो हैं बांग्लादेशी घुसपैठियों को लेकर के? सुनिए ना, रोहिंग्या को लेकर के दिल्ली में इतनी रोहिंग्या, आप मुझे बता दीजिए एक एक्शन दिल्ली सरकार ने लिया हो। प्रशांत भूषण का तो इन्होंने बता दिया और ये सच है, और ये सच है। सुनिए, केंद्र सरकार ने ऐसे रोहिंग्यास को आइडेंटिफाई किया था और ये कहा था कि इनको देश, ऐसे 2 या 4 थे, ज्यादा संख्या में नहीं आए थे, लेकिन उसको रोकने के लिए प्रशांत भूषण सुप्रीम कोर्ट गए थे। और ये प्रशांत भूषण किस इकोसिस्टम के हैं ये मुझे क्या देश को बताने की जरूरत है? दूसरा एक्शन भी लिया, दिल्ली के वक्फ बोर्ड ने पैसा भी दिया है। हाँ, पैसा दिया दिल्ली के, बताइए। अरे बताइए, बोलिए, लेकिन इस पर बताइए ना। एक मिनट, मेरे पास समय कम है, मुझे बताइए इस पर क्या एक्शन लिया गया दिल्ली? मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि सीए की जहां तक बात है, फिर मैं दोबारा दोहरा रहा हूं कि देश के एक प्रधानमंत्री ने कह दिया था कि यहाँ के संसाधनों पर सबसे पहले पिछड़ों का, और सर एक मिनट सर, इधर जा रहे हैं। तो आज तक भारतीय जनता पार्टी और बाकी लोग लेकिन हमारे सुनिए, मैं आपसे सीधा, सुनिए सर, संजीव कौशिक, मैं आपसे सिंपल सा सवाल पूछ रहा हूं कि रोहिंग्या दिल्ली में बसे हैं, जिनको वक्फ बोर्ड की तरफ से पैसा दिया जा रहा है, जिनको मुफ्त राशन दिया जा रहा है, जिनको दिल्ली में बसाया जा रहा है, मैं आपसे पूछ रहा हूं जिनको निकालने के केंद्र सरकार प्रयास करती है, प्रशांत भूषण जो है, आम आदमी पार्टी प्रशांत भूषण की आड़ में जाती है सुप्रीम कोर्ट में जाकर। अब मैं आपसे सीधा सवाल पूछ रहा हूं कि आपकी सरकार ने क्या किया? आपकी सरकार ने किनको निकालने के लिए क्या किया? कोई एक कदम बताइए। प्रशांत भूषण यदि कोशिश करते हैं तो नियमतः, कानूनतः सही होगा, तभी तो प्रशांत भूषण की बात पैसा यही दे रहे हैं। वंडरफुल। देखिए, ओके सर, ओके, मुझे लगता है, ओके, एक मिनट रुकिए सर, ओके, अब सुनिए, एक मिनट, आप रुकिए, सब रुकिए। देखिए, एक बड़ी बात यहां पर जो है एक्सपोज हो चुकी है आपके सामने, जो कुछ हो रहा है कानूनी तौर पर हो रहा है। अगर रोहिंग्या को, सर एक मिनट, अब मेरे पास समय नहीं है। रोहिंग्या को, बांग्लादेशियों को रोकने की कोशिश हो रही है तो वो भी कानून का सहारा लेकर प्रशांत भूषण कर रहे हैं। और बाकी जगह पे जहां कानून लागू करने होते हैं घुसपैठियों को निकालने के लिए, धर्मांतरण को रोकने के लिए, वहां राज्य सरकार है, अफीम की, एक मिनट रुकिए,
वहां राज्य सरकारें अफीम की गोली खा के सो जाती हैं, क्योंकि वहां कानून उनको कहता है कि धर्मांतरण रोको, वहां कानून कहता है घुसपैठ को रोको, तो वहां राज्य सरकारें जो अफीम की गोली खा के सो जाती हैं। और जहां रोहिंग्यास को निकालने की बात आती है, वहां पर वो कहती है कानूनन हम उनको रोकने की कोशिश कर सकते हैं, और ये कानूनी तौर पर प्रशांत भूषण जैसे लोग जाते हैं। लेकिन एक सवाल सिर्फ 30 सेकंड में, प्रेम शुक्ला जी, आखिरी सवाल। देखिए, अल्टीमेटली अब आपको 11वां साल शुरू हो गया। जब तक आप अगर राज्य सरकारों के भरोसे रहेंगे नहीं होगा। आप लोग कह रहे हैं आप अकेली पार्टी है, तो जब तक आप एक केंद्रीय कानून नहीं बनाएंगे, इसको लेकर आप सख्त काम नहीं उठाएंगे, कदम नहीं उठाएंगे, तब तक इसको रोका नहीं जा सकता। मुझे बताइए अब आप लोग कब कर रहे हैं एक्शन में? चैनल पर नहीं बता सकता, लेकिन इस देश में घुसपैठियों को निकालने का संकल्प भारतीय जनता पार्टी का है। धर्मांतरण को रोकने का जो संकल्प है वो भारतीय जनता पार्टी का है। इसके अलावा घुसपैठियों को, रोहिंग्या को भोजन कराना, ये केजरीवाल जैसे राष्ट्रद्रोही व्यक्तित्व का काम है। ठीक है सर। जो भ्रष्टाचारी भी है और जो राष्ट्र के हितों के विरुद्ध ठीक है रोहिंग्या सर, को पालने का संकल्प लेता है। ओके सर, मेरे पास समय इतना है। मैं सिर्फ इतना अनुरोध करूंगा कि अब वक्त आ गया कि इसको लेकर के कोई ठोस कदम केंद्र सरकार को भी उठाना पड़ेगा, क्योंकि राज्य सरकार अपनी भूमिका में जो दिख रहा है वो किस तरफ है आप देख सकते हैं। चलिए, आज के लिए इतना ही, समय इतना ही था। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे सभी मेहमानों का। 2 टूक में आपसे सोमवार को फिर मुलाकात होगी। फिलहाल इजाजत दीजिए, नमस्कार। बढ़िया है, क्यों है? प्राकृतिक हल्दी, मिर्ची, धनिया। नहीं, मिर्ची, धनिया, हल्दी, MDH। हाय मॉम, फिर से शॉपिंग?